नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की आज दूसरी बैठक चल रही है। उधर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित की गई जेपीसी ने सुझाव भी मांगे हैं। बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एनजीओ, एक्सपर्ट्स और हितधारकों से संशोधन विधेयक पर विचार और सुझाव मांगे हैं। अपने सुझाव देने के इच्छुक लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में 15 दिनों के भीतर जेपीसी की ईमेल आईडी पर अपना सुझाव भेज सकते हैं। इन सुझावों के गोपनीय रखा जाएगा और साथ ही जो लोग कमेटी के सामने पेश होकर सुझाव रखने के इच्छुक हैं वो भी इसके लिए अपील कर सकते हैं। जेपीसी की 22 अगस्त को हुई पहली बैठक में सुझाव दिया गया था कि विधेयक से जुड़े सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाए और इसके लिए विज्ञापन देकर सुझाव मांगा जाए। आज की बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल, एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी, बीजेपी के सांसद अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, बीजेपी सांसद राधा मोहन दास समेत तमाम मेंबर शामिल हुए। जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफर किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज़ होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। इधर मौलाना साजिद रशीदी ने एक भड़काऊ बयान दिया है। जेपीसी की दूसरी बैठक पर बोले हैं साजिद रशीदी, सरकार पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया है। मुसलमानों तैयार हो जाओ, ये कहा है साजिद रशीदी ने। मुसलमानों से सड़कों पर उतरने की अपील भी उन्होंने की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साजिद रशीदी ने भड़काऊ बयान दिया है। जेपीसी की दूसरी बैठक को लेकर उनका यह बयान आया है। उनका कहना है कि सरकार हठ धर्मिता अपना रही है और ये सरकार हठधर्मी पर है इस बिल को लाने के लिए। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से एक अपील करना चाहता हूं कि जेपीसी की बैठक के बाद में जो भी बात हो वो अपनी जगह है, लेकिन एक बैठक तमाम मुस्लिम तंजीमें लें और इस पर फैसला करें अब कि मुसलमान कैसे संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे। इस पर एक रणनीति बनाएं, इस पर एक माहौल बनाएं, लाहे अमल तैयार करें। और मैं तमाम मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि अब तैयार हो जाएं। अब वक्त आ गया है कि किसानों की तरह हम संवैधानिक तरीके से सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की हठधर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों को डिमोलाइज करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हर रोज कोई ना कोई नया कदम उठाती है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है और जहां मेल मिलाप नहीं है वहां पर नफरत है। अखिलेश ने कहा कि कोई भी रंग अच्छा या बुरा नहीं होता, सबका अपना अपना नजरिया होता है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश की पार्टी का आधार ही अपराधियों पर टिका हुआ है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी में कानून का राज है। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, इंसाफ का राज्य है और कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उन्हें जो दिखाई देता है अखिलेश को, अखिलेश जी की पार्टी ही अपराधियों पर आधारित राजनीतिक दल है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बन सकती, क्षेत्रीय पार्टी ही रहेगी। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी के बयान से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को टारगेट पर लेते हुए कहा, लाल टोपी के काले कारनामे जनता जानती है। उन्होंने गैंगरेप आरोपी मोहित खान और नवाब यादव का जिक्र करते हुए कई तीखे बयान दिए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने रिएक्शन दिया है। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी।
अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। चुनाव सिर्फ 10 सीटों पर है, लेकिन तनाव पूरे उत्तर प्रदेश में। मुद्दा रोजगार और विकास का है, लेकिन निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि योगी हर मंच से समाजवादी पार्टी के काले कारनामों से पर्दा उठा रहे हैं। अयोध्या में गैंगरेप, कन्नौज में रेप और लखनऊ में छेड़छाड़ को मुद्दा बना चुके हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए योगी खुद मोर्चे पर हैं और टारगेट पर अखिलेश यादव, क्योंकि जिन समाजवादियों पर गैंगरेप, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगे, अब उन आरोपों को चुनावी मंच से उठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कैसे 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी की जनता अराजकता और गुंडागर्दी से परेशान थी और कैसे लाल टोपी वाले काले कारनामे कर रहे हैं। कैसे बेटियों की इज्जत के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। पहले बीजेपी ने लाल टोपी वालों को गुंडों की उपाधि दी थी, तो अब सीएम योगी लाल टोपी के काले कारनामे बता रहे हैं। यानी इस उपचुनाव में मुकाबला रोजगार बनाम गुंडागर्दी पर आ चुका है। मिशन रोजगार के तहत 4 जिलों में रोजगार मेला, तो दूसरी तरफ एसपी नेता मोहित पर गैंगरेप का आरोप चर्चा में है। चुनावी जिलों में 30,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, तो कन्नौज में पूर्व एसपी नेता नवाब पर रेप का आरोप अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सीएम योगी ने अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, तो साथ साथ लखनऊ में छेड़छाड़ का मामला भी उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरह सीएम योगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्क बता रहे हैं और लाल टोपी वालों के काले कारनामों को मुद्दा बना रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी में खलबली मच चुकी है। लाल टोपी से मुख्यमंत्री जी इतना डरते क्यों? और आप काले दिल की बात बोल रहे हैं, काली टोपी की बात कर रहे हैं। काली टोपी तो आजकल सबसे बड़े अपने आप को राष्ट्रवाद बनने का जो दावा करने वाला संगठन है, आजकल तो सुना है कि काली टोपी वही लगा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निशाना कहीं और है, चल कहीं और जा रहा है। खैर, यूपी में चुनाव है, इसलिए सियासी गलियारों में तनाव है, लेकिन जिस तरह सीएम योगी खुद मोर्चे पर हैं, अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं, उससे तो तय है कि 10 सीटों पर होने वाला सियासी रण काफी भीषण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है। आरक्षण बचाने के नाम पर कांग्रेस ने वोट लिया। भारत जोड़ो यात्रा गरीबों का मजाक थी। मार्शल आर्ट वाले वीडियो पर मायावती का रिएक्शन आया है। गरीबों का मजाक मत उड़ाइए, ये कहना है मायावती का। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर गरीबों के साथ मजाक किया गया। कांग्रेस को आरक्षण के मसले पर उन्होंने घेरा है। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट वाला जो वीडियो शेयर किया था, उसी पर मायावती का रिएक्शन सामने आया। उपचुनाव से पहले बीएसपी के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। चुनौतियां खिसकते वोट बैंक को बचाने की हैं और वोट शेयर को बढ़ाने की भी हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए मायावती अब नई रणनीति पर काम कर रही हैं और इसका एक्सपेरिमेंट उपचुनाव से शुरू होने वाला है। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की कमान, देश के कई राज्यों में पार्टी का दबदबा और 5 बार की पार्टी अध्यक्ष मायावती को उसी उत्तर प्रदेश में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जहां से पार्टी की नींव पड़ी थी। अब उसी उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रही है।
बेशक मायावती 5वीं बार पार्टी की अध्यक्ष बन चुकी हों, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि 30% से बीएसपी का वोट प्रतिशत 9% पर पहुंच चुका है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीएसपी 10 सीटों से 0 पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उनका कोई सदस्य नहीं है, जबकि यूपी विधानसभा में सिर्फ एक सदस्य उमाशंकर सिंह हैं। ऐसे में बैक टू बैक चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन अब मायावती को टेंशन दे चुका है। एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े हैं, उनको रोकने के लिए भी मायावती चाहती हैं खुद मैदान में बनी रहें। यानी मायावती कल भी थी, आज भी हैं, 2029 तक भी रहेंगी। दरअसल यूपी में बीएसपी का उभरता चेहरा आकाश आनंद को पहले तो मायावती ने मैच्योर मानने से इनकार कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर के राजनीतिक उभार के बाद अब उसी आकाश आनंद को 47 दिन बाद मायावती ने मैच्योर करार दिया। इसके पीछे मायावती का दलित वोट बैंक है, जिस पर धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की पकड़ मजबूत होने लगी है। लेकिन उसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मायावती अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। उनकी पार्टी बेहद कड़ी चुनौती के दौर से गुजर रही है, जहां पर लोकसभा में एक भी सीट उनके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बीएसपी विहीन हो चुकी है। विधानसभा में एक विधायक है उनकी पार्टी का, उनका वोट शेयर किसी जमाने में 30% के करीब होता था, जो खिसक कर 9% जा पहुंचा है। तो मायावती की अभी कोशिश चंद्रशेखर की भीम आर्मी वाले के दौर हैं। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का वोट किस तरीके से 23-24% हुआ करता था जब समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में उनका गठबंधन था। उस टाइम भी बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत जो है 19% था, लेकिन आज की तारीख में वो घट करके हमें लगता है 8-9% हो गया है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक अपने बहुजन हित के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, अपने पीडीए के लिए कभी जो है वो आंदोलन करते या उनकी आवाज उठाते नहीं दिखती। वैसे तो कांशी राम के निधन के बाद बीएसपी जिस तरह से सत्ता में आई, उसका सीधा श्रेय मायावती के कुशल प्रबंधन को जाता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि पिछले 21 साल से पार्टी का कुशल प्रबंधन मायावती चला रही हैं। लेकिन अचानक पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट मौजूदा सियासत में मायावती के सामने किसी चुनौती से भी कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना के आधार पर इस मुद्दे पर जोरदार निशाना साधा। राजभर ने कहा कि जब एसपी कांग्रेस और बीएसपी सत्ता में थी तब उन्हें जाति जनगणना की याद नहीं आई। उस वक्त सिर्फ पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का हक लूटा गया। सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इन्हें जाति जनगणना की याद आती है। जाति जनगणना पीएम मोदी की अगुवाई में होगी। हम 22 साल से जातिवार जनगणना की बात भारतीय समाज पार्टी करती आई है, लेकिन जब ये सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, तो ये लोग जातिवार जनगणना इन लोगों को उस समय याद नहीं आया। उस समय याद इन लोगों को सिर्फ ये आया कि पिछड़ों का हक लूटो, दलितों का हक लूटो, मुसलमानों का हक लूटो, यही इन लोगों के दिमाग में था। सत्ता से बाहर होते हैं, जब बेदखल हो जाते हैं तब इनको याद आता है। और जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। भारत में रात में ड्यूटी करने वाले 1/3 डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। आईएमए के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। इसमें बताया गया है कि कुछ डॉक्टर खुद की सुरक्षा के लिए अपने साथ हथियार रखने की जरूरत समझते हैं। सर्वे में करीब 82% डॉक्टर्स ने बताया है कि वो रात में ड्यूटी करते वक्त खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। मेडिकल एसोसिएशन की केरला स्टेट ने एक सर्वे किया और सबसे बड़ा सर्वे था। लगभग 4000 डॉक्टर्स को उन्होंने एक क्वेश्चनेयर दिया, जिस क्वेश्चनेयर में वर्किंग कंडीशंस ऑफ सेफ्टी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। सरप्राइजिंग रिजल्ट आए कि 45% लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करते हुए। वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है। ये 45% में जो मैक्सिमम लोग हैं वो हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं जो रात की ड्यूटी पे होती है। रादर अगर मैं ये कहूंगा कि रात की ड्यूटी पे लेडी डॉक्टर्स ड्यूटी करने से हिचकिचाती हैं। वो हिचकिचाती इसलिए हैं क्योंकि ना वहां सुरक्षा का प्रबंध है और उनको डर लगता है।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के तहत अहम कदम उठाया। सीएम योगी ने निवेशकों को 1300 करोड़ का इंसेंटिव और लेटर ऑफ कंफर्ट दिया। इस दौरान 28 निवेश प्रस्तावों को लेकर ये लेटर जारी किया गया। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार निवेशकों के साथ मिलकर टीम वर्क कर रही है, जिससे यूपी में लगातार निवेश बढ़ रहा है। अब देश विदेश के उद्योगपतियों में भी उत्तर प्रदेश में शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। 2017 से पहले सरकार के पास न कोई विजन था, न माहौल ही था। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुए थे, उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है, और जिनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है उन्हीं के इंसेंटिव भी वितरित हो रहे हैं। जिनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, वह इंसेंटिव वितरण के और जो भी कार्यक्रम है सब ऑनलाइन है। आप हमारी साइट पे जाकर के देख सकते हैं, उद्यमी से बात कर सकते हैं, उनके यहाँ जिनको ये इंसेंटिव मिल रहा है वहां भी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन साथ साथ आपकी भी सहजता सरलता हो। लेकिन जो लोग इस पे हमेशा कोई ना कोई कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे देखें कि उनसे संभव नहीं था, हमने संभव करके दिखाया है, और वह जो असंभव था उस असंभव को संभव करने के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश भारत का इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर हैं। यहां सीएम कांगुड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। सीएम धामी ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। वहीं सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की और कार्यक्रम में आए बच्चों से भी मुलाकात करते नजर आए। 3 तस्वीरें हम सीएम के इस दौरे की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप उनको मंदिर के भीतर पूजा अर्चना करते हुए देख सकते हैं। विधिवत मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजा अर्चना की है। और दूसरी तस्वीर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक रहने का संदेश भी दिया। तो तीसरी तस्वीर में बच्चों से मुलाकात करते उनको प्यार दुलार करते हुए नजर आए। भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहाँ पर देवभूमि कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक भी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीच में चुनाव का भी समय रहा। हमारी बहन प्रभा बिष्ट जी कह रही थी वहां मातृशक्ति बंधन का जो टिहरी में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैंने कुछ घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करी थी। लेकिन बीच में 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव का रहा, उसके कारण से बहुत सारे काम थोड़ा सा हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं जो भी आप मुझे समय समय पर कहते रहते हैं, उन सभी को जल्दी पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड में फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ईडी ने आज अलग अलग राज्यों में छापेमारी की। देहरादून में एडवोकेट कमल विरमानी के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। यहां टीम ने रजिस्ट्री घोटाले से जुड़े डॉक्यूमेंट तलाश किए। डॉक्यूमेंट के आधार पर ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। एडवोकेट कमल विरमानी का घर देहरादून के राजपुर रोड पर है, जहां सुबह करीब 10 बजे ईडी की टीम पहुंची। खबर है कि रजिस्ट्री घोटाला करीब 400 करोड़ का है और आरोपी कमल विरमानी को इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर 3 सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं। 10 से 12 लाख रुपए की टप्पेबाजी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। अपराधियों के साथ वर्दी में आए पुलिसकर्मी आगरा, हापुड़, गाजियाबाद के तीनों सिपाही गिरफ्तार किए गए। मेरठ के कठोर थाना क्षेत्र का रहने वाला नदीम हिस्ट्री शीटर है, जो कि टप्पेबाजी का मास्टरमाइंड है। उसके साथ मिलकर इन लोगों ने टप्पेबाजी की थी। नदीम का काम विदेशी पैसा बदलने का है। सिपाहियों सहित कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सिपाहियों के नाम गाजियाबाद डायल 112 में तैनात सिपाही संजय, आगरा में तैनात सिपाही सचिन शर्मा, हापुड़ में तैनात सिपाही अनिल है।
सहारनपुर में अंबेडकर नगर स्टेडियम का बैडमिंटन कोर्ट जगह जगह टूटने से खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। कई करोड़ रुपए की लागत से बना बैडमिंटन सिंथेटिक कोर्ट कुछ महीने बाद ही किनारों से फटने लगा और इसके नीचे लगी लकड़ी भी फूलने लगी। खिलाड़ियों की माने तो कोर्ट के ऊपर बनी छत का सही से निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण बारिश का पानी कोर्ट के अंदर गिरता है। पानी यहाँ आता रहा और जो करोड़ों रुपए की लागत से ये 4 बैडमिंटन के कोर्ट हैं उनका क्या हाल है आप देख सकते हैं। ये वुडन की लकड़ी और ये कोर्ट का क्या हाल है आपको दिखाना चाहूँगा। कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का पलीता लगाते हुए यहाँ के अफसर और ठेकेदार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये खेलने इंजरी होने के भी चांस है, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ खेलते हैं और वो किसी कारण से अगर किनारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं गिर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ किस प्रकार से मैं दिखाना चाहूँगा ये लकड़ी जो है किस प्रकार से यहाँ टकरा कर यहाँ गिरने का इंजर्ड होने का कहीं ना कहीं खतरा लगातार बना रहता है। और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से ये देख सकते हैं आप ये टाइलें जिस प्रकार से ये उखड़ गई हैं, ये टाइलें जो लगी थी साइड में किस प्रकार से ये उखड़ी हुई आपको नजर आएंगी। और यहाँ देख सकते हैं इतना पैसा खर्च करने के बाद सरकार लगातार खेलों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अफसर हैं और जो ठेकेदार हैं वो सरकार की नीतियों का पलीता हुआ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में कल नाबालिग के साथ गैंगरेप की अफवाह को लेकर हंगामा हुआ था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप नहीं, रेप हुआ था। परिजनों की शिकायत पर आरोपी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं गैंगरेप की अफवाह पर कल गाजियाबाद में जमकर बवाल हुआ था। रोड जाम, आगजनी की तस्वीर आई थी। इस मामले में डीसीपी ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सुबह से ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पीड़िता के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आरोपी को आप देख सकते हैं जिसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में यही एकमात्र आरोपी है। गैंगरेप का मामला नहीं बल्कि रेप का मामला है। और दूसरी तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती न सिर्फ पूरे शहर में की गई है बल्कि पीड़िता के आवास के बाहर भी की गई है, क्योंकि कल इसी मामले को लेकर जो अफवाह फैली थी उसके बाद कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी के दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर जो लड़के कबाड़ी का काम करते हैं ये दूसरे समुदाय से लोग हैं। ये लगातार इन लड़की को परेशान वगैरह करते थे। इसकी शायद मदर नहीं है और उसके इनकी माँ नहीं है, इसके फादर रिक्शा चलाते हैं। तो उस दिन वेडनेसडे मार्केट हमारे वहाँ लगती है, तो ये लोग मार्केट गए थे इस फादर इसके, तो लोग ज़बरदस्ती घर में घुस गए हैं और काफ़ी टाइम सुना कि परेशान कर रहे थे लगातार इस लड़की को। तो ये कोशिश कर रही, थोड़ा ये गरीब समुदाय से है बेचारी, तो इन लोगों ने प्रेशर बना के घर में घुस गए और 3-4 बंदे थे ये लोग। इसको बेहोश किया गया। इसका छोटा भाई था 8 साल का, उसको भी इन्होंने मारा पीटा है इन्होंने।